फिर दिल्ली, फिर मुखर्जी नगर, दृष्टि कोचिंग के सामने वाला पार्क। मनोज श्रद्धा का इंतज़ार कर रहा है। 2 दिन पहले मनोज और पांडे ने दिल्ली के नेहरू विहार में कमरा ले लिया और नए सिरे से पढ़ाई करना शुरू कर दी। मनोज के पिता अभी सस्पेंड नहीं हुए थे। वह झाबुआ में ही नौकरी कर रहे थे, इसलिए घर की अर्थव्यवस्था पटरी पर थी। माँ ने उसे दिल्ली जाने के लिए 5,000 रुपये दे दिए थे। अविनाश और नवल पहले ही दिल्ली आ गए थे। ये वही लोग हैं जिनका प्रीलिम्स निकला था इस बार। उन्होंने गांधी विहार में कमरे किराए पर ले लिए थे और मुख्य परीक्षा दे दी थी। गुप्ता भी सबकी देखा देखी दिल्ली आ गया। ये गुप्ता वही हैं जो आपको याद होगा, ये बता रहे थे कि कई लोग जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो इन्हीं से सीखे हैं सब। इनका अभी तक चल ही रहा है प्रिपरेशन। तो गुप्ता भी अब सबकी देखा देखी दिल्ली आ गया। उसने अविनाश के बगल में गांधी विहार में कमरा किराए पे ले लिया। श्रद्धा दिल्ली आ गई थी। उसने 1229 मुखर्जी नगर में उसी हॉस्टल में कमरा ले लिया था जहाँ वो पहले पिछली बार रहा करती थी, जिसमें वो पहले रहती थी। ज़िद्दी वक्त का पहिया एक बार फिर पीछे घूम गया था। मनोज पर समय भरपूर मेहरबानी कर रहा था। उसकी नज़रें लगातार उस रास्ते की ओर देख रही थी जहाँ से श्रद्धा आने वाली थी। तभी श्रद्धा सुर्ख लाल रंग पर काले फूल वाली ड्रेस पहने हुए उसे आती हुई दिखाई दी। रेगिस्तान में ठंडी फुहार सी, सारी भटकन के बाद एक सुखद आराम गाह सी। उम्मीदों के बनने फिर उसके बिखर जाने की पृष्ठभूमि तो नहीं है यह। मनोज सोचता रहा कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है, पता चला सब टाएं टाएं फिस ना हो जाए। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर श्रद्धा ने मनोज से कहा, कैसे हो? ऐसे नहीं कहा होगा, ढंग से पूछा होगा, कैसे हो? मनोज ने सिर्फ इतना कहा, अच्छा हूँ। फिर आ गया दिल्ली, देखते हैं दिल्ली अब क्या रंग दिखाती है। मनोज का दार्शनिक अंदाज देखकर श्रद्धा ने कहा, दिल्ली अब केवल भरपूर मेहनत ही कराएगी मनोज, टूट कर मेहनत करना है बस। तो मनोज तो कुछ और सोच रहे थे, लेकिन उसने फिर पढ़ाई पिला दी बात। मनोज के लिए श्रद्धा का साथ ही बड़ी बात थी। रोज श्रद्धा से मिलने के लिए उसने पढ़ाई को अपना आधार बनाया। मनोज ने श्रद्धा से रोज शाम को 2 घंटे साथ में हिंदी साहित्य पढ़ने का प्रस्ताव दिया तो श्रद्धा तैयार हो गई। श्रद्धा रोज शाम को 2 घंटे मनोज के कमरे पर हिंदी साहित्य पढ़ने जाने लगी। पढ़ाई करने के बाद मनोज उसे छोड़ने उसके हॉस्टल तक जाता। एक दिन पढ़ाई करने के बाद वापस जाते समय नेहरू विहार से मुखर्जी नगर को जोड़ने वाले संकरे पुल पर मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, पिछले 1 महीने से पढ़ाई में जो सघनता आई है, वैसी पढ़ाई यदि साल भर कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का है। श्रद्धा ने पुल की सीढ़ियां उतरते हुए कहा, हम लोग जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते ऐसे ही पढ़ेंगे। श्रद्धा का ध्यान केवल पढ़ाई पर रहता था। मनोज को अब यह उम्मीद सच में हो चली थी कि इस तरह की पढ़ाई चलती रही तो सफलता मिल जाएगी। हॉस्टल पहुंचने पर श्रद्धा कुछ देर खड़ी रही, फिर मनोज से बोली, मुझे बत्रा तक जाना है, किताबें रखने के लिए एक रैक खरीदना है, क्या तुम चलोगे? मनोज तो अधिक से अधिक श्रद्धा के साथ रहना चाहता था। दोनों बत्रा चल दिए। तो बत्रा वहाँ कोई दुकान रही होगी तो वहीं गए, मतलब बुक रैक खरीदने के लिए। वहाँ पहुंचकर श्रद्धा ने एक रैक खरीदी। श्रद्धा ने रैक के लिए रिक्शा बुलाया तो मनोज ने कहा कि छोटी सी रैक एक तो है, ये मैं ही ले चलता हूँ, क्या करोगी? रिक्शा को कह रहा। श्रद्धा कुछ कहती इसके पहले मनोज अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए अपने कंधे पर रैक उठाकर चलने लगा। हॉस्टल पहुंचकर श्रद्धा ने मनोज से कहा, थैंक यू मनोज। मनोज कुछ देर तक थैंक यू बोलने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर आए आत्मीयता के भाव को देखता रहा। फिर मनोज ने पूछा, जाऊं? श्रद्धा ने मुस्कुराकर हल्के से सिर हिलाया और मनोज को जाते हुए देखती रही। मनोज जब कमरे पर पहुंचा तो पांडे नाराज बैठा था। पांडे ने उससे पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? एक तो पांडे का जो पोजीशन है
मनोज को लेकर के, ये भी गजब है इस स्टोरी में, ठीक है ना। तो श्रद्धा को रैक दिलवाने गया था, मनोज ने जवाब दिया। योगिता से जब तक पांडे का प्यार चल रहा था तब तक वह मनोज के प्यार का समर्थक था। यहां तक कि उसने मनोज को अल्मोड़ा जाने को प्रेरित किया था, पर योगिता के जाते ही उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। उसने मनोज से कहा, मनोज, श्रद्धा पर्याप्त चतुर है, वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, उसे हिंदी साहित्य पढ़ना है, इसलिए आती है यहाँ। ये लड़कियां खूब जानती हैं कि इससे क्या काम निकालना है। आज उसने तुमसे रैक उठवाई है, कल तुमसे दूसरे काम करवाएगी। मुखर्जी नगर में लड़कियां लड़कों से इसीलिए दोस्ती करती हैं कि उन्हें अच्छा वर्कर मिल जाए। श्रद्धा कोई अलग नहीं है। पांडे की व्याख्या मनोज को पसंद नहीं आई। वह तो आज विदा के समय आए श्रद्धा के चेहरे के आत्मीय भाव में ही डूबा रहा। उसने पांडे की बात पर ध्यान भी नहीं दिया। प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा हुआ था। श्रद्धा ने मनोज से पुस्तक मेले में चलने के लिए पूछा तो वह तैयार हो गया। श्रद्धा ने मेले में 3-4 किताबें खरीद ली। मनोज एक स्टॉल पर खड़ा हो गया और किताबें उठा उठा कर देखने लगा। विवेकानंद, महात्मा गांधी, भगत सिंह, लिंकन की जीवनियाँ उस स्टॉल पर थीं। वह उन किताबों को उठा उठा कर देखता और देखकर वापस रख देता। श्रद्धा ने कहा, मनोज, तुम ये किताबें लेना चाहते हो क्या? महापुरुषों की ये जीवनियाँ बहुत प्रेरणादायक हैं। श्रद्धा की बात सुनकर उसने कहा, श्रद्धा, मैंने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। ये पहले रहता था लाइब्रेरी में ना, तो हर दिन पढ़ता रहता था सारी बुक्स। तो लिंकन, उसने बताया कि लिंकन की जीवनी तो 3-4 बार पढ़ी है। उसके कथन में गर्व था। उसे श्रद्धा के सामने अपनी तारीफ करने का मौका मिल गया। सरल श्रद्धा ने प्रभावित होकर उससे पूछा, ये तुमने कब पढ़ ली? श्रद्धा के सुखद आश्चर्य से वह प्रसन्न हो गया। उसे अपनी तारीफ की डिग्री बढ़ाने का मौका मिल गया। बीए में ही पढ़ ली थी मैंने तो। क्या तुमने इतना सब पढ़ा है? हाँ श्रद्धा, मैंने ग्वालियर में एक लाइब्रेरी में नौकरी की थी, वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। श्रद्धा का प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य देखकर उसने जवाब दिया। उसने कहा, मनोज के हाथ में एपीजे अब्दुल कलाम की किताब अग्नि की उड़ान थी। किताब की कीमत देखकर उसने वह किताब वापस रख दी। किताबों के स्टॉल से आगे बढ़कर दोनों कॉफ़ी की एक दुकान पर आकर बैठ गए। श्रद्धा ने अपनी किताबें टेबल पर रख दी। 3 घंटे से घूमते घूमते वह थक गई थी। मनोज श्रद्धा के लिए कॉफ़ी ले आया। श्रद्धा ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू मनोज। मनोज की इच्छा बहुत समय से श्रद्धा से अपने मन की बात कहने की हो रही थी। पुस्तक मेले के खुशनुमा माहौल में उसने हिम्मत की, श्रद्धा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। श्रद्धा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गई। श्रद्धा ने बात बदलते हुए उससे कहा, मनोज, तुम्हें अब इंग्लिश ऐसे और ग्रामर पर भी ध्यान देना चाहिए। रोज 1 घंटा इंग्लिश पढ़ना चाहिए। लेकिन मनोज का मन कहीं और ही घूम रहा था। श्रद्धा ने जैसे मनोज को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो ना मेरी बात? श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, श्रद्धा, तुम कुछ कहती हो, तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं, मैं किसकी सुनूं? तो ये वही लड़कों वाली इनकी आदत जो है। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा ने अपनी नज़रें कॉफ़ी के कप पर टिकाए हुए मनोज से कहा, मैं तुम्हें सरल इंग्लिश में ऐसे लिखना सिखाऊंगी। पहले अटेम्प्ट जैसी गलती अब दोबारा नहीं की जा सकती। ये वही है जो वो टूरिज़्म बजाय टेररिज्म पर लिखाए थे इसे। तो वही कह रही है कि मैं तुम्हें इंग्लिश का सिखा दूंगी जिससे अब दोबारा गलती ना हो उस तरह से। मनोज प्यार की बात करने के मनोज के अरमानों को श्रद्धा ने इंग्लिश की पढ़ाई के नाम पर ठंडा कर दिया। मनोज फिर से कुछ नए शब्द तलाशने लगा। आज वह श्रद्धा से कुछ कहने की ठान कर आया था।
शायद, लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत श्रद्धा के सामने जवाब दे रही थी। कॉफ़ी पीने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरी एक किताब स्टॉल पर रह गई है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। 5 मिनट बाद श्रद्धा अपने हाथों में एक किताब लिए तेज चाल में वापस आ गई। श्रद्धा ने अपने साथ लाई हुई किताब उसे देते हुए कहा, मनोज ये तुम्हारे लिए। मनोज के हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण मनोज के हाथ में कुछ देर पहले अधिक कीमत के कारण स्टॉल पर छोड़ी गई किताब अग्नि की उड़ान थी। मतलब ये बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि अब मनोज के हाथ में अग्नि की उड़ान आ गई, वो बुक आ गई जो कि उसने पहले वहाँ देखी थी, ज़्यादा कीमत थी तो रख दिया था। मनोज ने किताब का पहला पन्ना खोलकर देखा जिस पर लिखा था मनोज की उड़ान के लिए। तो श्रद्धा ने उसको मोटिवेट करने के लिए एज गिफ्ट दिया। श्रद्धा, क्या तुम्हें पता चल गया था कि मेरा मन इस किताब को खरीदने का था? अब इसमें भी अभी छोड़ नहीं रहे हैं, मनोज ने श्रद्धा से पूछा। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, बस उसने एक भरपूर दृष्टि मनोज के चेहरे पर डाली और टेबल पर रखी अपनी किताबें उठा ली। मनोज ने अग्नि की उड़ान के कवर पेज को देखते हुए श्रद्धा से कहा, श्रद्धा इस किताब को देखकर मुझे लग रहा है कि तुम सच में पढ़ाई में बहुत तेज हो। क्यों? श्रद्धा ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि तुम बहुत अच्छे से मेरा मन पढ़ना जानती हो। ये मनोज जो है यहाँ चीज़ी लाइन मार मार के, खैर मनोज पुरानी लीक ही पकड़े रहा, जो पहले बात थी वहीं छूटी हुई हिम्मत बटोरता रहा। पर श्रद्धा भी जिद्दी थी, वह मनोज की बातों की लीक पर चलने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। पढ़ाई में इंटरेस्टेड लड़की थी। मनोज अब चलें, लेट हो रहा है। श्रद्धा ने मनोज की बात का जवाब टाल दिया और दोनों मुखर्जी नगर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगे। बस में मनोज के पास बैठी श्रद्धा को लग रहा था कि क्या किसी को इतना छोटा सा गिफ्ट देने के बाद इतना सुकून मिल सकता है जितना उसे आज मिल रहा है। श्रद्धा बस की खिड़की से के बाहर देखती रही। मनोज शाम को कमरे पर पहुंचा तो पांडे बिस्तर पर लेटा हुआ था। मनोज आनंदित था। उसने पांडे को श्रद्धा द्वारा दी हुई किताब दिखाई। मनोज सुख से किसी लड़की के साथ मेले में घूमे और पांडे अकेला कमरे पर पड़ा रहे। यह बात पांडे को बहुत कष्ट दे रही थी। पांडे ने किताब हाथ में ली, किताब का पहला पेज खोला और उस पर लिखा वाक्य जोर जोर से पढ़ने लगा, मनोज की उड़ान के लिए। फिर वह मनोज से बोला, ओहो, तो अब आप प्रेमिका की दी हुई इस किताब से मोटिवेट होंगे, अपने घर की भुखमरी से नहीं। कोर्स की किताब पढ़ने से सिलेक्शन होगा मनोज जी, प्रेमिका द्वारा दी गई इस किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। इतना कहकर पांडे ने किताब को दूर पलंग पर फेंक दिया। पांडे के इस व्यवहार पर मनोज को गुस्सा आने लगा, पर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, पांडे, हमें इस तरह से की मोटिवेशनल किताबें पढ़ना चाहिए। पता नहीं इस किताब की कौन सी बात कब हमारे काम आ जाए। प्रेम कर रहे मनोज से पांडे चिढ़ रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, प्यार में डूबे लोगों को प्रेमिका की हर बात मोटिवेशन लगती है। मनोज, तुमसे मुझे बहुत उम्मीदें थी। तुम्हारा संघर्ष और लक्ष्य के प्रति गंभीरता देखकर लगता था कि तुम ज़रूर सफल हो जाओगे, पर अब प्यार के जंजाल में फंसकर तुम अपने पतन की ओर बढ़ रहे हो। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि श्रद्धा से दूर रहने में ही तुम्हारा भला है। एक तरफ प्यार के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। एक तरफ नहीं, एक तरफा। तो एक तरफा प्यार के चक्कर में तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे। तो मनोज पांडे कह रहा है मनोज को, तो उससे दूर रहो, तभी अच्छा है तुम्हारे लिए। श्रद्धा मेरे लिए क्या है तुम अच्छे से जानते हो।
तुमसे कुछ भी नहीं छुपा। श्रद्धा के कारण मैं और अधिक गंभीरता से पढ़ पा रहा हूँ। श्रद्धा मेरी पढ़ाई में लाभ भी पहुँचा रही है। मनोज ने श्रद्धा से अपने प्यार की पुरानी विचारधारा पांडे को फिर से समझाने की कोशिश की। ये सब बेकार की बातें हैं, अपने आप पर नियंत्रण बेहद जरूरी है मनोज। पांडे ने मनोज से नाराज होते हुए कहा, जब तक योगिता से तुम्हारा प्यार चल रहा था तब तक तुम्हें श्रद्धा से कोई समस्या नहीं थी। अब तुम्हें फिर से कष्ट होने लगे हैं। मनोज ने पांडे को उसकी असलियत बता दी। मनोज की सच्चाई से पांडे तमतमा गया। अपनी पलंग से खड़ा हुआ। उसने खड़े खड़े मनोज से कहना शुरू किया, मनोज अब तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या श्रद्धा के साथ। यदि श्रद्धा इस कमरे में आई तो मैं तुम्हारा रूम पार्टनर नहीं रह सकता। अपना निर्णय बताओ, मैं या श्रद्धा। मनोज को पांडे से इस तरह की जिद की उम्मीद नहीं थी। उसने उदास होकर पांडे से कहा, मैं श्रद्धा के बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मनोज। इतना कहकर पांडे ने तुरंत अपना सूटकेस उठाया, उसमें अपनी किताबें और कपड़े भरे, दीवार पर चिपका संविधान के मौलिक अधिकारों का पेज उखाड़ा और मनोज से फिर कहा, यहाँ अपनी प्रेमिका का फोटो चिपका लेना मनोज। मौलिक अधिकार पढ़ने की जरूरत तो अब तुम्हें नहीं रही। श्रद्धा का फोटो देखकर ही पास हो जाओगे। मनोज कुछ कहता, इसके पहले पांडे कमरे से बाहर निकल गया। एक दिन अविनाश और नवल भागते हुए मनोज के कमरे पर आए। मनोज से घबराए हुए स्वर में अविनाश बोला, मनोज, गुप्ता को पुलिस ने पकड़ लिया है। मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में बिठा लिया है, जल्दी चलो। तीनों मुखर्जी नगर पुलिस चौकी पहुंचे तो देखा कि गुप्ता एक स्टूल पर घबराया बैठा है और उसे एक हवलदार डांट रहा है। हवलदार, यदि तुम पर केस बन जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईएएस की बात तो दूर, चपरासी बनने लायक भी नहीं रहोगे। बोलो, बनाओ केस। मनोज हवलदार का व्यवहार देखकर घबरा गया, पर उसने बड़े शालीन तरीके से पूछा, क्या हुआ सर, क्या गलती हो गई गुप्ता से? हवलदार ने देखा कि एक आरोपी के 3 साथी उसे छुड़वाने आ गए हैं तो वह चिढ़ गया। उसने मनोज से कहा, भाई साहब, बत्रा के पीछे बैठकर खुलेआम शराब पी रहे थे। मना किया तो बोलने लगे, मैं एमपी में डीएसपी हूँ और यहाँ आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपनी औकात में रहूँ। मैंने जब पूछा कि एमपी में कहाँ पोस्टेड हैं तो कुछ नहीं बोल पाए। ऐसे नकली पुलिस वालों से मेरा रोज़ पाला पड़ता है। मैं इन पर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का केस बना रहा हूँ। तीनों समझ गए कि गुप्ता अपनी गलती और नशे के कारण बड़ी मुसीबत में फंस गया है। अविनाश ने हवलदार के कान में कहा, सर, इसे माफ़ कर दीजिए, पढ़ाई के बोझ के कारण डिप्रेशन में चला गया है बेचारा। आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। नवल ने हवलदार को संतुष्ट करने के लिए गुप्ता के सर पर चपत लगाते हुए कहा, क्यों गुप्ता, तुम्हें शर्म नहीं आती? सर से बदतमीजी करते हो, झूठे आदमी। माफ़ी मांगो सर से। गुप्ता तुरंत हवलदार के पैरों में गिर गया। उसे शायद समझ आ गया था कि अब अकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मनोज ने हवलदार से कहा, सर माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हवलदार पिघल गया। उसे ऐसे कई केस मुखर्जी नगर में देखने को मिलते थे, पर वह डरा धमकाकर ऐसे लड़कों को छोड़ देता था। गुप्ता भी छूट गया। हवलदार ने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से तुम लोगों को यहाँ पढ़ने भेजा है। पढ़ाई पर ध्यान दो। कभी भी अपने माँ बाप को धोखा मत देना। मनोज को हवलदार भला आदमी लगा। उसने हवलदार को धन्यवाद दिया और सभी लोग गांधी विहार पहुंच गए। गुप्ता ने कहा, वहाँ पहुंचने के बाद देखिए गुप्ता क्या कह रहा है। गुप्ता ने कहा, इस हवलदार को मैं नहीं छोड़ूंगा। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है,
आईपीएस बनना और इस हवलदार को सस्पेंड करना। अब आप देखिए इनकी मैच्योरिटी, सोचिए क्या बनेंगे आईएएस या आईपीएस। गुप्ता की बकवास पर किसी ने खैर ध्यान नहीं दिया। पांडे मनोज का कमरा छोड़कर गुप्ता का रूम पार्टनर बन गया था। मनोज गुप्ता को छोड़ने गांधी विहार गया तो पांडे उसे मिल गया वहां पर। 4-5 दिन हो गए थे पांडे को मनोज से अलग रहते हुए, लेकिन पांडे का गुस्सा कम नहीं हुआ था। मनोज को देखकर पांडे ने उससे कोई बात नहीं की। मनोज ने तय किया कि वह पापा से कहेगा कि उसे 1 साल तक हर महीने 2,000 रुपये भेजते रहें, जिससे वह दिल्ली में पढ़ाई ठीक से कर सके। एसटीडी पर पहुंचकर उसने पापा को फ़ोन किया। जब तक वह अपनी बात कहता, पिता ने कहना शुरू कर दिया, साले सब हरामी हैं, किसी को देश की चिंता नहीं, मुझे फिर सस्पेंड कर दियो। मतलब मुझे फिर से सस्पेंड कर दिया। अब ये तो फ़ोन लगा रहे थे मनोज की पैसा वैसा मांगेंगे कि हर महीने भेजा करिए, और न्यूज़ इनको मिलती है कि इनके पिताजी फिर सस्पेंड हो गए। मैं ना मानूंगा, मतलब मैं नहीं मानूंगा। डिप्टी डायरेक्टर की अकल ठिकाने लगा दूंगा। मैंने भी ठोंक के कह दी है, भूखा मर जाऊंगा पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पिता की अमूर्त बातों से मनोज यह नहीं समझ सका कि इस बार उनके सस्पेंशन की क्या वजह है, पर वह इतना ज़रूर समझ गया कि उसे उनसे पैसों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह वापस निराश होकर अपने कमरे पर आ गया। उसने आज अपने पिता से चर्चा के बाद यही सीखा कि उसे अपने पिता से केवल एक चीज़ मिल सकती है, वह है उनकी जिद्दी प्रवृत्ति और कभी हार ना मानने का हौसला। वह कमरे में बैठकर अपने पिता के बारे में सोच ही रहा था कि श्रद्धा आ गई। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ नेहरू विहार के हनुमान मंदिर तक चलोगी? श्रद्धा मनोज के साथ मंदिर चल दी। मनोज मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठा रहा। फिर उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मैंने आज संकल्प लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं हमेशा अपना संघर्ष जारी रखूंगा। मुझे सफलता मिले ना मिले, मैं ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने पिताजी के सिद्धांत पर चलूंगा। मनोज संकल्प लेकर श्रद्धा की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। श्रद्धा ने मनोज को संकल्पवान होते हुए देखा तो उसने भी प्रेरित किया, मनोज तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। श्रद्धा द्वारा संकल्प पर मोहर लगा देने से उसका उत्साह दुगना हो गया। आत्मसम्मान और श्रेष्ठत्व के भाव को लिए वह मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर गरीब मजदूर का एक परिवार भीख मांग रहा था। मनोज और श्रद्धा से उन्होंने कुछ पैसे मांगे। पूछने पर पता चला कि वह लोग बुंदेलखंड के खेतिहर मजदूर हैं। 4-5 दिन तक भटकने के बाद भी उन्हें दिल्ली में कोई मजदूरी नहीं मिली। उनके सारे पैसे समाप्त हो गए, इसलिए उन्हें वापस जाने के लिए किराए की ज़रूरत है। मनोज ने उस आदमी से पूछा, कितने रुपए चाहिए तुम्हें वापस अपने गांव जाने के लिए? 1,000 रुपया किराया लगे है महोबा तक को। मजदूरों के दल के बुजुर्ग आदमी ने कहा कि 1,000 रुपये तक लगेगा किराया। मनोज ने सोचने में एक पल भी गवाए बिना अपनी जेब में पड़ा 100 रुपये का नोट उस बुंदेलखंडी मजदूर को दे दिया। मनोज, ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास ये आखिरी 100 रुपये थे। क्या पता ये लोग सही भी कह रहे हैं या नहीं। इनका यह पैसा कमाने का तरीका भी हो सकता है। श्रद्धा ने अपने मन की आशंका मनोज के सामने प्रकट की। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हो सकता है कि यह झूठ बोल रहा हो। मुद्दा यह नहीं है कि ये सही है या गलत, मुद्दा यह है कि मेरी भावना क्या है। मुझे ये ज़रूरतमंद दिख रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी है बस। मेरे मन में इस समय इनकी मदद करने के संकल्प के अतिरिक्त कोई संदेह नहीं आ रहा है। मनोज ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हें 1,000 रुपये मिल जाएंगे। श्रद्धा ने आश्चर्य से मनोज से पूछा, क्या तुम्हारे पास इन्हें देने को 1,000 रुपये हैं? नहीं, मनोज ने उत्तर दिया। फिर कहाँ से दोगे इन्हें 1,000 रुपये? श्रद्धा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं से भी दूं
अब मुझे इन्हें 1,000 रुपये देना ही है। मनोज शायद अब तर्क और दिमाग से ठसाठस भरी इस दुनिया में नहीं था, बल्कि भावनाओं के गीलेपन में डूब गया था। उसने शर्म और संकोच त्याग कर आसपास खड़े लोगों को इन मजदूरों की व्यथा सुनाकर कुछ पैसे मांगने शुरू किए। वह हर आने जाने वाले से, दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। कुछ लोग उसे दुत्कार रहे थे, कुछ पागल कह रहे थे। राहगीरों और दुकानदारों ने उसे पैसे नहीं दिए। श्रद्धा उसे कुछ भी नहीं समझा पा रही थी, वह बस उसके पीछे पीछे घूम रही थी। मनोज जैसे किसी गहरे नशे में डूब गया था। वह फिर से मंदिर में चला गया। उसने मंदिर के पुजारी जी को पूरी कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, बेटा, इस तरह पैसे मांगने वाले बहुत आते हैं, किस किस को पैसे दोगे? उसने पुजारी जी को समझाते हुए अपनी बात कही, आप जैसा तपस्वी और लोगों का भला करने वाला दूसरा कोई नहीं है। आपको देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर जाता है। आप तो ईश्वर के सबसे नज़दीक हैं। हम सांसारिक लोगों से ज़्यादा उसकी लीला समझते हैं। पता नहीं ईश्वर कब इंसान की शक्ल में हमारे सामने आ जाए। वो देखिए, वह छोटी बच्ची कैसी कातर निगाहों से आपकी ओर देख रही है। आप तो जानते ही हैं, विवेकानंद जी ने कहा है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वह कुछ देर पुजारी जी पर अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुप हो गया। पुजारी जी पर उसकी बातों का शायद सकारात्मक असर हो रहा था। वह उस गरीब परिवार को देख रहे थे। आप यहाँ आने वाले भक्तों से बोल देंगे तो इन गरीबों की मदद हो जाएगी, उसने मौका देखते हुए कहा। पुजारी जी को मंदिर में भगवान की सेवा करते 30 साल हो गए थे, पर आज तक उनके काम की कभी किसी ने इतनी प्रशंसा नहीं की थी। मनोज की प्रशंसा सुनकर उनका मन गरीब परिवार की मदद करने का होने लगा। उन्होंने मनोज को आश्वासन दिया, ठीक है बेटा, कुछ करते हैं। इसके बाद अगले 1 घंटे तक मंदिर में आने वाले भक्तों से पुजारी जी गरीबों के लिए दान मांगने लगे। उनकी बात अधिकतर लोग नहीं टाल पाए। थोड़ी ही देर में 1,000 रुपये इकट्ठा हो गए। पुजारी जी को धन्यवाद देकर मनोज ने पूरे पैसे आदमी को दे दिए। श्रद्धा को आज उसका एकदम नया रूप देखने को मिला। श्रद्धा उससे कुछ कहना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाई। दोनों चुपचाप नेहरू विहार की ओर चल दिए। श्रद्धा को लग रहा था कि उसने आज कोई अलौकिक दृश्य देखा है, जिसके कारण उसका मन आनंद से भर गया था।